हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना रिलेशन वाला जो चैप्टर है जेईई मेंस का पार्ट और हम इसका पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। हम ये मानकर भी चलेंगे कि आपने बेसिक जो था वो आपने बेसिक की वीडियो देख ली है और आपका पार्ट 1 भी आपने कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 2 तो पार्ट 3 पर हम चल रहे हैं और इसके हम न्यूमेरिकल करेंगे और देखते हैं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल आ रहे हैं। ठीक, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। दिस इज इफ p equals to x is that x less than 3 and x belongs to natural number, ठीक, and q equals to x is that x less than or equals to 3 and this belongs to w मतलब whole number, then p union q का रिलेशन लिखना है p इंटरसेक्शन q के साथ। ठीक, where w is the set of whole number। सवाल समझ में आ गया है आपको कि आपका एक p रिलेशन दिया हुआ है, एक q रिलेशन दिया हुआ है। अगर आप चाहे तो इसे रोस्टर फॉर्म में देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। p की जो वैल्यू बोली है, एक नेचुरल नंबर बोला है। आप नेचुरल नंबर जानते हैं क्या होता है, 1 2 3, लेकिन उन्होंने बोला है 3 से छोटा, तो 3 से छोटा 1 और 2 हो जाएगा। ओके, अगर मैं q की बात करूं तो q क्या होगा, q बोला है लेस देन और इक्वल्स टू 3, लेस देन और इक्वल्स टू 3 का मतलब आपका होल नंबर भी बोला है 0 1 2 3, ये आपका q हो जाएगा। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूं p यूनियन q क्या होगा, p यूनियन q, तो आप बोलेंगे 1 2 और इसमें 0 है तो 0 भी लिखनी पड़ेगी, 0 1 2 3, ये आपका p यूनियन q होगा। अगर मैंने आपसे बोला कि p इंटरसेक्शन q क्या होगा, तो आप बोलेंगे p इंटरसेक्शन q 1 और 2 होगा। इतना तो क्लियर है, क्योंकि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, इतना तो अब तक आ जाना चाहिए क्योंकि हम सेट्स में ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। x लेस देन इक्वल्स टू 3, ये w लिखा हुआ है, w का मतलब होल नंबर जो 0 1 2 3 4 और उससे आगे तक इनफाइनाइट तक चलता है। इन्होंने लेस देन के साथ इक्वल्स टू का साइन भी लगाया, तो इसलिए 3 तक काउंट किया है। यहां पर लेस देन का साइन है तो 2 ही लिया है। इन दोनों में रिलेशन लिखना है, तो 0 1 2 3 और इसका रिलेशन लिखा जाना है 1 2 के साथ। चलिए लिखिए, पहला 0 1 0 2 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 3 2, ये आपका इसका आंसर आ गया। पहले इसको इसके साथ और इसको इसी के साथ लिया है, फिर 1 को 1 1 2 2 1 और 2 2। कुछ इस बिहेवियर के आधार पर हमने रिलेशन लिखना सीख लिया है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप जानते हैं कि कैसे लिखा जाता है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। If r equals to x y, x minus y and x plus y, x minus y, x plus y और x y belongs to natural number, x y belong कर रहे natural number is a relation on, is a relation on। ऑप्शन देता हूं मैं आपके सामने। ये जो एक रिलेशन है r x y और x माइनस y और x प्लस y, ये वाला रिलेशन क्या दिखा रहा है आपको, ये बस किस में है ये पूछा है। पहला आंसर है n, दूसरा है z, तीसरा है n क्रॉस z और फोर्थ है आपका q। इन्होंने बोला कि x और y कैसे हैं, नेचुरल नंबर में है। इसका आंसर हालांकि देखते ही आ जाना चाहिए था अब तक। तो x और y दोनों कैसे हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हैं क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। ठीक, जब मैं x माइनस y लूंगा तब मान लेते हैं जी आपने नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, सॉरी बेटा 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट तक जाने वाले हैं। तो x और y आप 1 और 2 सपोज करें लेके चलते हैं। ठीक, जब आप x माइनस y और x प्लस y लिखेंगे तब x माइनस y 1 माइनस 2 माइनस 1 आ सकता है, और इसकी बात करें तो 1 प्लस 2 3 आ सकता है। ये आंसर जो है वो आपका नेगेटिव में भी पहुंच सकता है। इन्होंने ये तो तय नहीं किया कि x बड़ा है y बड़ा है। अब एक
आइडेंटिटी अगर ये दे देते कि x बड़ा है हमेशा y से, सपोज करते हैं कि इन्होंने एक आइडेंटिटी दे दी होती कि x बड़ा है y से, तो x बड़ा होता अगर हमेशा तो 3 2, और जब x माइनस y करते तो 3 माइनस 2 हमेशा कैसा आता था, पॉजिटिव, और x प्लस y तो पॉजिटिव आना ही है। क्लियर है? तो उस केस में ये जो रिलेशन होता है डायरेक्टली नेचुरल नंबर से बिलोंग करता, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई आइडेंटिटी दी नहीं है, तो बिना आइडेंटिटी के ये रिलेशन नेगेटिव में भी पहुंच रहा है। अगर ये 1 हुआ और ये 7 हुआ तो माइनस का 6, और ये वाला जब नेगेटिव में पहुंच जाता है तो आपका ये इंटीजर को भी अपने साथ लेके चलेगा। किसको? इंटीजर आप जानते हैं z माइनस इनफाइनाइट से -3 -2 -1 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक चलेगा। ठीक, तो ये जो रिलेशन आया वो n क्रॉस z का आया, थर्ड नंबर वाला आपका आंसर है। क्योंकि x और y जो होंगे वो तो हमेशा नेचुरल नंबर ही होने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने बोल ही दिया, लेकिन x माइनस y और x प्लस y आपके इंटीजर में भी हो सकते हैं अगर इन्होंने आइडेंटिटी नहीं दी है तो। चलिए सेकंड केस हो गया, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी लगभग इसी के जैसे ही है। आर एस आर रिलेशन फ्रॉम n क्रॉस n नेचुरल नंबर के साथ टू z के इंटीजर के साथ है बाई r का जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर में है x y इक्वल्स टू x माइनस y और y माइनस x। ठीक, इन्होंने कुछ लगाया भी है, नहीं लगाया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और ये एक रिलेशन दे दिया r का, और एक एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये एक रिलेशन दिया है। दो रिलेशन दिए कि आर एक्स वाई एक्स माइनस वाई वाई माइनस एक्स, एंड एस एक्स वाई एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर इंटरसेक्शन एस, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर इंटरसेक्शन एस। ये केस है, क्वेश्चन को अच्छे से अब तक आपने देख लिया होगा कि यहां पर r जो है वो नेचुरल नंबर के साथ है और s इंटीजर टू इंटीजर है। इन्होंने हालांकि तो ना देखने की भी आवश्यकता नहीं है, इंटरसेक्शन पूछा है। इंटरसेक्शन मतलब कि कॉमन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, जब आपके ये वाले एलिमेंट कैसे हो जाएंगे, एक जैसे। कैसे? एक जैसे। अब जो पहला एलिमेंट है x माइनस y के बराबर हो सकता है बिल्कुल आसानी से। x माइनस y के बराबर हो सकता है, चाहे वो नेचुरल नंबर की बात आ जाए चाहे इंटीजर की बात आ जाए। अगर वो x और y ही है तो उसके बराबर आएगा ही आएगा। दूसरे वाले केस की बात कर लेते हैं, y माइनस x प्लस y के बराबर आ सकता है क्या कभी? क्योंकि y है तो y है, ये काट दिया हमने, तो 2x इक्वल्स टू 0। तो ये वाली जो कंडीशन है ये संभव नहीं हो पाएगी कि y माइनस x क्या x प्लस y के बराबर आएगा, क्योंकि y तो हम पहले ही गायब कर दे रहे हैं। तो ये वाली जो कंडीशन है दूसरी वाली y माइनस x प्लस y के साथ सामने कभी नहीं आ पाएगा। तो उस वजह से इन दोनों में कॉमन कुछ आएगा नहीं आएगा। कॉमन नहीं आएगा तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट आने वाले हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 0। तो आपका जो आर इंटरसेक्शन ऐसा आया, यानी कि उसमें एलिमेंट कितने आएंगे, 0 एलिमेंट आएंगे। ठीक, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर डायरेक्टली 0 आ जाना था। क्वेश्चन नंबर 4, लेट R be a relation on n defined by r equals to mn such that mn belongs to natural number and m equals to n square. तो which of the following is true? अच्छा, which is true? तो ऑप्शन पूछे हैं, पहला वाला केस देख लीजिए, ये तो रिफ्लेक्सिव वगैरह टाइप का लग रहा है मुझे। n belongs to r for all n belongs to real
नेचुरल नंबर। जल्दी ऑप्शन ठीक करिए बेटा, कोशिश करिए इसे करने की। mn बिलोंग्स टू r और mn, उन्होंने कुछ गलती कर दी है, हाँ mn नहीं होना चाहिए, m होना चाहिए। nm बिलोंग्स टू रियल नंबर। थर्ड केस, mn belongs to real number and p belongs to real number, implies that if and only if np belongs to real number. For all above are equal for m equals to n equals to p equals to 1। चलिए केस देख लेते हैं। आपने रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी पढ़ ली है, सिमेट्रिक वाली पढ़ ली है और ट्रांसिटिव वाली, तीनों प्रॉपर्टी हम पढ़ा चुके हैं। होपफुली आप इसके पीछे वाले लेक्चर को देख के आए, अगर कंफ्यूजन है तभी। हम जानते हैं रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जब दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ किस में है, रिलेशन में है, तो दूसरा एलिमेंट है आपका n और पहला एलिमेंट भी आपका n है, तो m इक्वल्स टू n, तो n nrn लिखने की कोशिश करते हैं। m इक्वल्स टू n स्क्वायर, तो m की जगह पर मैं n ले देता हूं। n इक्वल्स टू n स्क्वायर हो सकता है क्या, कभी भी, पहला केस n इक्वल्स टू n स्क्वायर हो सकता है कभी भी, पहली कंडीशन ये आ गई। चलिए ये वाला संभव नहीं है, केवल एक केस को छोड़कर, वो केस अभी देखते हैं। mnr और nmr, तो mn जब m रिलेशन में है n के साथ, तब आपने लिखा m इक्वल्स टू n स्क्वायर। तो अगर ये सिमेट्रिक होता, अगर ये सिमेट्रिक होता तो आप लिखते n इक्वल्स टू m स्क्वायर। अगर ये किस नेचर का होता, सिमेट्रिक नेचर का होता, जब की बात कर रहे हैं, तो हम उल्टा कर देते हैं ना, ARB को BRA कर देते हैं। याद है आपको, नहीं याद है? ARB बिलोंग्स टू रिलेशन, सो दैट अगर ये सिमेट्रिक है तो BRA बिलोंग्स टू रिलेशन, ये भी होना चाहिए। तो हमने n को क्या कर दिया, m स्क्वायर कर दिया। ये संभव है क्या कोई? जब m n स्क्वायर के बराबर है तो क्या m n स्क्वायर के बराबर आ सकता है? ये भी संभव नहीं है, एक केस को छोड़ करके। m n belongs to r, n p belongs to r, तो n p भी belongs to r होगा। ये आपका तीसरा वाला केस है, m p belongs to r भी होगा। m equals to n स्क्वायर, पहला वाला केस। ये वाला केस क्या दिखा रहा है, m equals to n स्क्वायर। ये वाला केस क्या दिखा रहा है, n equals to p स्क्वायर। तो क्या m p स्क्वायर के बराबर आएगा? यहां पर जो लिखा है, क्या m p स्क्वायर के बराबर आएगा? मुझे तो लग नहीं रहा है, लेकिन ये सब संभव हो सकता है केवल एक ही कंडीशन में, जब इन सब की वैल्यू 1 कर दो। क्या 1? देखो जरा, 1 का स्क्वायर 1, ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर। ये केस केवल MNP जब 1 के बराबर आ जाएगा, केवल उसी कंडीशन में ही फुलफिल हो रहा है। अदरवाइज ये ना ट्रांसिटिव है, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही आपका सिमेट्रिक कंडीशन में वो शो कर रहा है। तो तीनों में से कोई सी भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, केवल एक ही है, ये इक्विवेलेंस नेचर का होगा। अगर MNP की वैल्यू तीनों की 1 हो जाएगी, तब एक ही कंडीशन में ये आपका इक्विवेलेंस नेचर आएगा। इक्विवेलेंस आप जानते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों नेचर को उसे शो करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, ठीक। Given A equals to 1 2 3 4 5, S equals to xy equals to x belongs to A and y belongs to A। x और y दोनों आपके, सच दैट लगना था, दोनों A से बिलोंग कर रहे हैं। The order pair which satisfies, order pair which satisfies x plus y greater than 8। तो ये क्वेश्चन है आपका, then r is then
आर इक्वल्स टू पूछा है। क्वेश्चन देखिए बहुत जल्दी से करने की कोशिश करिए इसका। तो इन्होंने बोला है एक एक ए सेट दे दिया है और एक रिलेशन है उसके अंदर एक्स भी ए से के अंदर का है और वाई भी ए के अंदर का है। एक्स और वाई में कोई कंडीशन इन्होंने नहीं लगाई है कि एक्स बड़ा होगा वाई बड़ा होगा या इन दोनों में से कोई छोटा होगा या कैसा होगा, लेकिन इन्होंने इनइक्वालिटी दे दी x प्लस वाई का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 8 से बड़ा होना चाहिए। मान लेते मैंने x1 लिया और y को 5 लिया, x को क्या लिया y 1 और y को 5, तो 1 प्लस 5 कितना आ रहा है 6। क्या ये 8 से बड़ा है? नहीं है। पहला केस डायरेक्टली खत्म हो गया। 2 और 5 नहीं होगा, 3 और 5 8 होगा। अगर मैं 3 और 5 लेता हूं तो ये 8 होगा, लेकिन ये 8 से बड़ा नहीं है, कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। 4 और 5 होगा, ठीक है। आपने x लिया 4, y लिया 5, पहला केस आज का हो सकता है। 4 और 5 9, बिल्कुल संभव है। दूसरा 5 और 4 9, x को आपने 5 लिया और y को 4 लिया। तीसरा केस क्या बन सकता है? तीसरा केस x को आपने 5 लिया और y को भी आपने 5 लिया। तीसरा केस रिपीट नहीं होगा क्योंकि दोनों नंबर आपके सेम है। तो ये जो कंडीशन फुलफिल कर रहा है कब कर रहा है? 4 5 9, 5 4 9, 5 5 10। ये तीन ही ऐसी कंडीशन है जब ये x प्लस y की जो इनइक्वालिटी है वो दोनों 8 से बड़ी आ जाएगी, तब रिलेशन आपका आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ये हमने नोट डाउन कर लिया तो क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था। तो इफ एन एबीसीडी आप जानते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स में संख्या होती है 26 टोटल अल्फाबेट्स की, एन ए एन बी एन सी अप टू एन जेड आर इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 अप टू 26। 26 अल्फाबेट होते हैं, ये आपको बताइए। फंक्शन इज द रिलेशन ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश। एक फंक्शन लिखा गया है और फंक्शन है वी आई जे ए वाई ए डब्ल्यू ए डी ए, और जी एक अनदर रिलेशन है। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ये एक रिलेशन दिया हुआ है जो कि फंक्शन से बना है, ठीक। G इज ए रिलेशन ऑन n, n का मतलब नेचुरल नंबर है बोला यहां पर, n का मतलब नेचुरल नंबर, और ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स लिखे हैं। रिलेशन दिया हुआ है G इक्वल्स टू nx और ny। nx और ny आप जानते हैं संख्याओं के लिए बोला जाता है, ठीक। such that xy belongs to फंक्शन, जो xy होंगे इसके अंदर के वो बिलोंग करेंगे इस फंक्शन से। फिर दिया हुआ है g इनवर्स 9 प्लस g 23 इक्वल्स टू k, तो आपको फाइंड करना है k - 1/2, और आपके चार ऑप्शन भी है 11 22 और 1 और 14। सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसमें पढ़ने की ज्यादा कोस्ट है, बाकी वैसा कुछ नहीं है। अगर आप पढ़ लोगे तो बेहतर रहेगा। चलिए एन ए बी सी डी आपको पता ही है, 1 से लेकर 23 दिया हुआ। फंक्शन लिख लेते हैं सबसे पहले। फंक्शन दिया हुआ है आपका f इक्वल्स टू v और i। v कितना होता है? z y w x z y v w x y z। v होता है लास्ट से पांचवा, लास्ट से पांचवा का मतलब 22 22, और ये कितना होता है आपका i होता है a b c d e f g h i 9। i के बाद j आ जाता है तो j हो जाएगा 10, और a तो एक ही होता है। y होता है आपका 25 और 1, और w होता है आपका 23, क्योंकि v w के बाद आता है 23 और 1, और d होता है आपका कितना नंबर होगा? d 4, और a होता है 1, ठीक। ये आपने फंक्शन लिख लिया। 22 22 9, v की वैल्यू 22 होती है, i की 9 पर आती है, j आपका 10वें नंबर पर आता है, और abcd में ये आपका पहले नंबर पर आता है। ये आप आसानी से काउंट कर सकते हैं, आपका फंक्शन आ गया। g एक रिलेशन लिखा हुआ है जो कि nx और ny को दिखाता है। चलिए तो पहले हम g इनवर्स 9 हमें लिखना है। g इनवर्स 9 का मतलब 9 एलिमेंट के साथ। पहले g9 लिखने की कोशिश करो, या g इनवर्स 9 डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। g इनवर्स 9 क्या होगा इसमें जरा देखो। g इनवर्स 9, या आप g9 भी अगर लिखने की कोशिश करते तो आप क्या लिखते? एक होता है nx और एक होता है ny, इन्होंने बोल रखा है। तो पहले इस फंक्शन के 9 वाला एलिमेंट लिख देते हैं। क्या है वो, क्या लिखा हुआ फंक्शन के अंदर का? 22 और 9, ठीक। अगर
9 के साथ कनेक्टेड है 22, 9 के साथ कनेक्टेड है 22। अगर आप G22 लिखते G22 तो आप बोलते कि क्या वैल्यू आ रही है उसकी 9 आ रही है, ठीक। अगर आप लिख रहे हैं कि G इनवर्स 9 बता दीजिए तो 9 के साथ कनेक्ट कौन है, 9 आपका ये दे रखा है और इसके साथ कनेक्ट कौन है 22, तो इसके साथ वाला लिख दिया आपने 22। G इनवर्स 9 क्लियर हो गया। G इनवर्स 9 का मतलब अगर सपोज करो F इनवर्स x लिखा हुआ है, G इनवर्स x इक्वल्स टू y दिया हुआ है, या G इनवर्स y इक्वल्स टू x लिखा हुआ है ऐसे, ठीक। तो उसके साथ वाले को लिखना होता है, ये जो है ये आपका रेंज है इसके लिए, G के लिए, ये आपका डोमेन है, ये आपका डोमेन है। किसके लिए है ये, F के लिए, ठीक, या G के लिए। लेकिन जब हम G इनवर्स लिखेंगे तो ये आपका डोमेन की तरह काम करेगा, ये रेंज जो है वो आपका डोमेन की तरह काम करेगा और ये आपका रेंज की तरह काम करेगा। अब जब डोमेन हमने 9 डाली है तो इसके कितना आने वाला है, 22 ही आने वाला है रेंज, ठीक। G इनवर्स के केस में चलिए G23 कितना आ जाएगा, G23। अब इस बार डोमेन क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, डोमेन ये रहा 23। रेंज कितनी है, यहां पर रेंज है आपकी 1, तो G23 की वैल्यू कितनी आ गई 1। इतना क्लियर है। हमने इस रिलेशन में, इस फंक्शन में जो रिलेशन बोला है उसको उसके अनुरूप लिख दिया, रेंज और डोमेन लिखना है बस, ठीक है। बस आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि अगर इनवर्स दिया हुआ है तो ये डोमेन का काम करेगा, ये रेंज का। अगर सिर्फ G दिया हुआ है तो ये डोमेन का काम करेगा, रेंज का। चलिए G इनवर्स 9 कितना आया 22, चलिए 22 प्लस G23 कितना आया आपका, G23 के साथ में है 1, तो इक्वल्स टू K की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 23, K की वैल्यू आ गई आपकी 23। अब आपको निकालना है K माइनस 1 अपॉन 2, तो K की वैल्यू रख देते हैं हम 23 माइनस 1 अपॉन 2, 22 अपॉन 2 कितना आया 11, कितना आया आपका 11। आसान है। K माइनस 1 अपॉन 1, 23 माइनस 1 अपॉन 2, 22 बाई 2, 11 आ गया। अगर इसकी जगह कुछ और भी पूछ लिया होता, सपोज करो K प्लस 1 बाई 2, तो आपका 23 प्लस 1 बाई 2, 24 बाई 2, 12, इसका आंसर आ गया होता। अब तो K आ गया हमारा, अब K आ गया तो उसके अनुरूप आप कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। if the number of relation on a finite set A having an element, ये पहले भी करा दिया सर आपने, is 2 की पावर 16, find the value of n। n की वैल्यू बता दीजिए किसके बराबर आएगी जल्दी से। ये वाला केस हमने कर लिया है। अगर किसी एक सेट के अंदर n एलिमेंट होते हैं तो उसका जो रिलेशन आता है उसके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, n स्क्वायर। हालांकि आपने a इंटू बी करके लिखा है, p इंटू क्यू करके p क्यों होते हैं, क्या होते हैं p क्यू। ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन द कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने बताया था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर आपने बेसिक वाला पार्ट नहीं देखा है तो देख लो, वरना कंफ्यूजन से ही पहले हाथ छोड़ दोगे, है ना। तो बेसिक वाला पार्ट एक बार देख लीजिएगा। तो फिलहाल n स्क्वायर आ गया, p क्यों आ गया, ठीक। फिर हमने बताया था कि इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ रिलेशन दिया हुआ है। नंबर ऑफ रिलेशन हमने बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ रिलेशन में अंतर होता है, नंबर ऑफ रिलेशन में अंतर होता है। नंबर ऑफ रिलेशन होता है नंबर ऑफ सबसेट के बराबर, नंबर ऑफ सबसेट, और वो होता है 2 की पावर n। n का मतलब 2 की पावर
p इंटू क्यू, क्योंकि यहाँ पे pq एलिमेंट है ना, तो 2 की पावर pq होता है और ये है यहाँ पर n स्क्वायर, तो 2 की पावर n स्क्वायर इक्वल्स टू 2 की पावर कितनी दी है 16, तो n स्क्वायर आ गया आपका 16, तो n आ गया आपका 4। क्योंकि ये वैल्यू पूछी है n की, आप प्लस माइनस 4 नहीं लिख सकते क्योंकि ये संख्या है। कितने होंगे, माइनस में 4 तो किसी ऑर्डर पेयर के जा ही नहीं सकते, क्योंकि ऑर्डर पेयर लिख रहे हैं आप, तो n की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 4। अगर ऑर्डर पेयर के अलावा कुछ वैल्यू पूछ ली जाती तो वो प्लस माइनस का 4 हो जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, होपफुली आपको समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 8, if a relation R is defined on Z of integer as follows: AB belongs to real number and a square plus b square equals to 25. The domain R is equals to, तो इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू 25 दी है और बोला है कि ये z से यानी कि इंटीजर होने वाला है। अब आप यहां पर सीधी सी बात है, इसमें a जो है वो पहला एलिमेंट है और b दूसरा, तो जो आपका डोमेन आने वाला है वो आपका a से ही आएगा। सपोज करो आप a की जगह आप 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, 3 4 कुछ भी रखने की कोशिश कर सकते हैं, या 5 भी रख सकते हैं। जब आप a की वैल्यू 0 रखोगे तो प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो b की वैल्यू डिफाइन हो रही है प्लस माइनस 5। ठीक, क्लियर है? तो ये वाली वैल्यू वैलिड है। जब आप 1 रखते हो तो 1 का स्क्वायर प्लस 25, 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 25, देन b स्क्वायर की वैल्यू आएगी 25 माइनस 1 24, और 24 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 रूट 6 आ रहा है। यहां पर रूट जैसी टर्म आ रही है वो भी प्लस माइनस में। अगर हम b की बात करें तब जब रूट 6 आ गया तो रूट 6 कैसा, आप जानते हैं रूट 6 आपका इरेशनल नंबर में आता है। कैसा? इरेशनल नंबर में आता है। और इन्होंने बोला है कि जो आपका वो है a और b दोनों ही बिलोंग्स टू इंटीजर। किससे बिलोंग कर रहे हैं? ये जो रिलेशन है वो इंटीजर से है। और इंटीजर कैसा होता है? इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जो कंप्लीट नंबर होते हैं उनको कहते हैं -1 0 1 2 3। अब आप इसको बस एक बार चेक कर लीजिए कि कहां से कहां तक ये वैलिड है। 0 पर ये वैलिड हो रहा है, 1 पर वैलिड नहीं हो रहा है। 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 25 बिल्कुल भी वैलिड नहीं होगा। 21 आपका इरेशनल नंबर दिखा देगा। 2 पर भी वैलिड नहीं होगा। 3 पर हो सकता है, एक बार चेक करो, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी तो इक्वल्स टू 25, b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25 माइनस 9 16, तो b की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस 4 जो कि आपका एक इंटीजर है, इंटीजर आ रहा है। तो 4 पर भी ये वैलिड हो जाएगा, 5 पर भी वैलिड हो जाएगा। जब आप इसको 5 0 रखेंगे, 5 का स्क्वायर रखेंगे तो b की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। ठीक, तो उस केस में जो वैल्यूज हैं आपकी, एक तो 0 आ सकती है, एक 3 आ सकती है, एक 4 आ सकती है, 5 आ सकती है। अगर ये इन्होंने नेचुरल नंबर बोला होता, नेचुरल नंबर का मतलब सिर्फ नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 में से इनमें से आंसर हो जाता है, मतलब 0 को काउंट नहीं करते। लेकिन अगर इन्होंने इंटीजर बोला है, इंटीजर का मतलब ये प्लस माइनस में भी काउंट होने वाले हैं, प्लस माइनस का 3 प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस का 5। तो इस बात को आप याद रखिएगा कि जब रिजल्ट निकले तो प्लस माइनस का जरूर ध्यान दे लें, या फिर उस सवाल को पढ़ लें अच्छे से कि वो इंटीजर से बिलोंग तो नहीं कर रहा। अगर वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो नेगेटिव वाले को भी अपने आप ही काउंट कर लें। अगर नेचुरल नंबर बोल दिया फिर तो पॉजिटिव वाले को काउंट करना है, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 काउंट नहीं होती तो फिर आप 0 को भी हटा देते हैं। फिलहाल आपका आंसर 0 प्लस माइनस का 3 प्लस माइनस का 4 प्लस माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक, इजी केस था, हो जाना था आसानी से।
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बिल्कुल इसी के जैसा ही। क्योंकि इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जैसी टर्म आई है तो उसी वजह से हमें बी स्क्वायर को जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, बी स्क्वायर के सामने कुछ भी आएगा, सपोज करो 16 की जगह 16 आ गया तो आपने कह दिया कि सर प्लस माइनस का 4 आ रहा है। लेकिन अगर यहां पर बी स्क्वायर की वैल्यू 20 आ जाती तो बी की वैल्यू आप 4 पंजे 20 के हिसाब से स्क्वायर रूट निकालते, 2√5 आ जाता वो प्लस माइनस का। तो रूट वाली टर्म पॉसिबल है कि वहां पहुंच जाए, तो रूट वाली टर्म की वजह से हमें देखना होता है कि वो इरेशनल है या रैशनल है, तो फिर वहां चेक करना होता है कि वो इंटीजर से बिलोंग तो नहीं कर रहा है या रियल नंबर से बिलोंग तो नहीं कर रहा। अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो फिर तो उसका आंसर में ये भी काउंट हो जाते हैं। लेकिन अगर उसने यही बोल दिया कि वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो फिर इरेशनल वाली फॉर्म को ले नहीं सकते, फिर आपको यही काउंट करने पड़ेंगे। इसी की जैसा एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, देखिए। Question number 9. Range of R equals to xy so that xy belongs to z, z का इंटीजर बोला इन्होंने अगेन, और x plus 3y equals to 12, x plus 3y equals to 12। अब इस केस में कोई भी कंडीशन देख लीजिए आप जरा, x plus 3y equals to 12। अब आप x की वैल्यू कुछ भी रखें, डोमेन नहीं, उन्होंने y की वैल्यू पूछी है। अब आप x की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, कुछ भी का मतलब इंटीजर। इंटीजर में अगर आपने इसे 2 रखा प्लस 3y equals to 12, तो 3y plus 12 minus 2 10, y की वैल्यू कैसी आ गई 10/3, ठीक, ये आ गई। अब अगर आपने इसे 3 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, y माइनस 3 अपॉन 3, 9 अपॉन 3, 3 3 जा 9, ऐसा कोई केस बन जाता आपका। तो यहां से एक चीज और देखने को मिल सकती है कि अगर आप यहां पर भी देखें 3y = 12 माइनस x, y की वैल्यू आ रही है 12 माइनस x अपॉन 3। अब आप यहां पर x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे जो कि इंटीजर से बिलोंग करेगी, सीधी सी बात है वो कहीं ना कहीं जाकर के y को इंटीजर के पास लेके जाएगी, ठीक। अब इसमें जो आंसर आ सकते हैं वो बहुत ही लंबे तक खींच सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो रैशनल नंबर ही आए, इसके अलावा ऐसे केसेस भी इनफाइनाइट टाइम तक आ सकते हैं। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर आएगा वो इंटीजर में जरूर आएगा, y की जो वैल्यू है, क्योंकि यहां बोल दिया कि y बिलोंग कर रहा है इंटीजर से, तो y का जो रियल आंसर आएगा वो इंटीजर में आ जाएगा। लास्ट टाइम जो हमने किया था वो स्क्वायर के फॉर्म में था और उसका स्क्वायर रूट इरेशनल आ रहा था। इसके केस में इन्होंने इंटीजर बोला और इंटीजर से ही बिलोंग भी कर रहा है। अगर आप x की वैल्यू कुछ भी रखें तब भी इसका आंसर इंटीजर जैसा ही आएगा या इंटीजर। तो इसके कितने केस आ सकते हैं, बहुत सारे केस आ सकते हैं, जितने आप चाहे उतने निकाल लीजिएगा। चाहे यहां पर 0 रख दीजिए, 3 4 12, 1 रखेंगे तो भी हो सकता है 3 4 5 6, या नेगेटिव में भी रखने की कोशिश करें। सपोज करो 12 माइनस और माइनस का 12 मैं रखूं तब, तो 12 प्लस 12 अपॉन 3 24 अपॉन 3, 3 8 है 24, तब भी आपके इंटीजर ही आंसर आ रहे हैं। तो इसकी जो रेंज आ जाएगी वो अपने आप ही इंटीजर में काउंट हो जाएगी, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, इसे स्टार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। The relation R is defined by R equals to AB such that B equals to mod A plus 1 and mod A less than or equals to 3, AB belongs to Z, then range of R, then range of R
सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मॉडुलस फंक्शन हमने पढ़ा दिया है इससे पहले एक्सरसाइज में, लेकिन पूरी तरीके से नहीं पढ़ाया क्योंकि वो फंक्शन का हिस्सा है, तो फंक्शन में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल मैं मॉडुलस फंक्शन को यहां पर डिफाइन कर देता हूं। मॉडुलस फंक्शन होता है आपका, इसकी वैल्यू -x होती है या -a हो जाएगी जब a लेस देन 0 होगा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो इसकी वैल्यू a हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी जब a की वैल्यू 0 होगी तब। ये तीन केस हमने पढ़े थे। तो इसकी वैल्यू अगर मैं सपोज करूं -a लिखता हूं जब a लेस देन 0 है, तो -a लेस देन इक्वल्स टू 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। पहला वाला केस हो गया। जब मैं इसकी वैल्यू रखता हूं +a, तो +a लेस देन इक्वल्स टू 3। ठीक, तो एक पहला वाला केस भी संभव हो गया, दूसरा वाला भी। ये क्लियर है। एक बार a की वैल्यू मैंने -1 रखी है, तो माइनस जब इधर शिफ्ट होगा तो जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाती है। आप इस बात को जानते हैं, इनइक्वालिटी आपकी रिवर्स हो जाती है। ये वाली इसका रिवर्स हो गया। तो फिलहाल हमें इससे ये पता चला कि a की वैल्यू ग्रेटर देन है -3 से और लेस देन इक्वल्स टू है 3 से। ठीक, ये केस संभव है। तो a की वैल्यू कहां से कहां तक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक, अब मोड a+1 की वैल्यू आपको निकालनी है। किसकी वैल्यू, रेंज है आपकी b। रेंज क्या है, रेंज है आपकी वैल्यू ऑफ b, वैल्यू ऑफ b। अब आप जानते हैं इसके अंदर कुछ भी रखो मोड के अंदर प्लस ही आता है। ये मत सोचिएगा कि यहां माइनस आ रहा है तो माइनस हमारा आंसर, नहीं, आंसर मोड का हमेशा प्लस में ही आएगा। लेकिन ये फिलहाल के लिए आपको मैं समझा देता हूं, जब फंक्शन पढ़ाएंगे तो इसको और भी ज्यादा इलैबोरेट करेंगे, जब बताएंगे। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, आप इन सब की वैल्यू रख के देख सकते हैं। पहले 0 की रख लेते हैं। 0 + 1 कितना आया, 1, 1 + 1 कितना आया, 2, 2 + 1 कितना आया आपका 3, 3 + 1 4, 4 + 4 तो रखना ही नहीं है, 3 तक ही रखना है बेटा बस। ठीक, अब इधर आते हैं -1 पर। -1 + 1 0, -2 + 1, माइनस का 1 मोड में वो भी 1 आ गया। -3 + 1 मोड में -3, -2, ये कितना आया आपका 2। अब इन सभी में से देख लीजिए कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं आपकी। एक आई है 0, एक आई है 1, एक आई है 2, 1, 2, तो यहां पर भी आ गया 3 और 4। तो इसकी जो रेंज आ जाएगी, रेंज आ गई आपकी सीधे सीधे 0, 1, 2, 3 और 4। ये एकदम आपका सटीक आंसर आ गया है, 0, 1, 2, 3, 4, और यही आपका आंसर है। ठीक, सबसे पहले हमने a की वैल्यू निकाली इस मॉडुलस की हेल्प से कि a कहां से कहां तक लाई करने वाला है, और फिर आपने उसकी वैल्यू से रख करके आसानी से आंसर निकाल लिया। अब अगर सपोज करो यहाँ z की जगह, इसमें एक योगदान बिलोंग्स टू z वाला भी था, इंटीजर की जगह इन्होंने a और b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बोल दिया होता, उस केस में, नेचुरल नंबर के केस में, इससे नीचे वाले के ये जो ऑप्शन है -3 से 3 वाला केस तो ये बनता -3 से 3, लेकिन अगर ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे होते तब ये वाले केस शामिल ही नहीं होते, क्योंकि नेचुरल नंबर 0 के बाद वाला आता है 1, 2, 3 वाला। तो 1, 2, 3 वाले ये तीनों केस शामिल हो गए होते। 1, 2, 3 वाले मतलब ये 1, 2, 3, तो उस केस में 2, 3, 4 आपकी रेंज आ गई होती। ठीक, तो इस बात में ये चीज समझने वाली है कि आप इस बिलोंग्स टू z और बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर पर भी ध्यान रखेंगे एग्जाम टाइम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर let R be a relation, let R be the relation on the set of all real number, all real number defined by A R B if
mod a minus b less than equals to 1, then r is तो पहला ऑप्शन है आपका रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। जल्दी चेक कर लीजिए बेटा, ये तो इतना टफ क्वेश्चन में मुझे लग भी नहीं रहा। सिमेट्रिक ओनली, ट्रांसिटिव ओनली, एंटीसिमेट्रिक ओनली। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन है आर बी द रिलेशन ऑन ए सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रियल नंबर में बोला है, रियल नंबर आप जानते हैं नेगेटिव इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, सब कुछ इसके अंदर आ जाता है, सब कुछ संभाल लेता है, ठीक। और रिलेशन बोला है कि a माइनस बी लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 1 या लेस देन इक्वल्स टू 1, लेस देन इक्वल्स टू 1 बोला है। तो रिफ्लेक्सिव नेचर को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ARB की जगह क्या कर देते हैं, ARA चेक करते हैं। और ARA का मतलब a माइनस a की वैल्यू कैसी है, क्या लेस देन और इक्वल्स टू 1 आ रही है, बिल्कुल 0 आ रही है, और 0 आपका लेस देन को तो फॉलो कर ही रहा है, ठीक। तो ये जो रिलेशन हुआ, ये वाला जो रिलेशन दिया हुआ है कैसा है आपका, रिफ्लेक्सिव नेचर का तो है। आसान है, समझ में आया। अब सिमेट्रिक नेचर इसका चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक नेचर है ARB, आपने कहा कि ARB है a माइनस बी लेस देन इक्वल्स टू 1, और अगर मैं आपसे कहता हूं कि BRA चेक करके दिखाओ, तो आप बोलोगे कि b माइनस a, इसकी वैल्यू क्या लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगी जब a माइनस बी जो कि मोड के अंदर है। मॉड्यूलस के अंदर कुछ भी होता है आपको पता है, वो बाहर निकलने के बाद कैसा होने वाला है, पॉजिटिव। और तो b माइनस a की वैल्यू भी कैसी आ जाएगी, जो a माइनस बी की आएगी, सीधी सी बात है। जो वैल्यू a माइनस बी की आने वाली है वही वैल्यू आपकी b माइनस a की भी आ जाएगी। ये पॉजिटिव आएगी, अगर ये लेस देन आ रहा है तो ये भी आपका लेस देन डायरेक्टली आ जाना चाहिए। तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया, सिमेट्रिक नेचर का है। तो ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। तो आपका सिमेट्रिक ओनली, ट्रांसिटिव ओनली, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, फर्स्ट वाला केस आपका सीधा आंसर आ जाना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे केसेस की बेटा प्रैक्टिस करी जानी चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ प्रैक्टिस। अगर चुना जाना है तो फिर सबसे ज्यादा जरूरत है प्रैक्टिस। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सबसे अच्छी किताब लगा लूंगा या बना लूंगा तो कुछ हो जाएगा मेरा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। आप उस बुक को भी कम से कम 4 बार ना कर पाए तो फिर वो किसी काम के नहीं, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं अपने। और 12 क्वेश्चन है, which of the following relation is not, which of the following relation is not antisymmetric, antisymmetric। ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको और आप इसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट केस है AB belongs to R, A is a factor of B for AB belongs to natural number। चलिए सेकंड ऑप्शन है AB belongs to R, A less than equals to B। थर्ड ऑप्शन है where AB belongs to PA, AB belongs to PA
पावर ऑफ सेट ए। चलिए थर्ड केस की तरफ चलते हैं। L1 L2 belongs to R, L1 is parallel to L2, where L1 and L2 are two lines, where L1 and L2 are two lines on a plane। ठीक, एक लास्ट केस और है, फोर्थ ऑप्शन, जो कि आपका होना जरूरी है। ए बी बिलोंग्स टू आर implies that a greater than or equals to b and ab belongs to real। आप जानते हैं कि एंटी सिमेट्रिक क्या होता है। एंटी सिमेट्रिक जब हमने बताया था तो बताया था सिमेट्रिक आप जानते हैं कि a r b belongs to real number, so that आपने बोला था कि अगर b r a belongs to real number। ठीक, सिमेट्रिक का केस था कि a r b किसी रिलेशन से रियल नंबर नहीं, सॉरी किसी रिलेशन से बिलोंग करता है और b r a भी एक रिलेशन से बिलोंग करता है, और अगर वो एंटी सिमेट्रिक है तो उस केस में ये दोनों कंडीशन तो फुलफिल होंगी ही। इसके अलावा एक कंडीशन और बोली थी, यदि a इक्वल्स टू b होगा एंड a r b भी रिलेशन से बिलोंग करेगा और बी आर ए भी रिलेशन से बिलोंग करेगा, लेकिन कंडीशन बस एक ही है, जब a इक्वल्स टू b होगा तभी होगा ये केस, तब उसे हम एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। a r b रिलेशन से है और b r a भी रिलेशन से बिलोंग करता है और a इक्वल्स टू b होना चाहिए। चलिए लास्ट केस देख लेते हैं कि a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, तो a बड़ा है और इक्वल भी है b के। अगर ये a r b का रिलेशन है, किसका? a r b का। अगर मैं b r a का रिलेशन लिखूंगा आपके सामने तो b ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू a होगा। b ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू a, b a ग्रेटर देन है b से, मान लेते हैं ये 3 है ये 2 है, 3 2 से बड़ा हो गया। अब अगर 2 को 3 से बड़ा हो सकता है क्या? संभव नहीं है। ये दोनों केस केवल एक ही कंडीशन में फुलफिल हो सकते हैं कि जब a और b दोनों कैसे हो, 3 और 3 हो। 3 इससे बड़ा और इक्वल्स टू, ये वाला इक्वल्स टू वाला जो साइन है इसको होल्ड कर सकता है, तो यहाँ पर अगर b 3 आएगा और a 3 तो दोनों केस में इक्वल्स टू वाला साइन होल्ड कर सकता है। ठीक, तो फोर्थ वाला केस जो है वो a r b और b r a दोनों ही केस रिलेशन से फुलफिल करेंगे, कंडीशन अप्लाई जब a और b दोनों के दोनों आपके इक्वल होंगे। चलिए ये केस हो गया। a b belongs to the relation a is a factor of b, a is a factor of b। तो पहला रिलेशन इसमें लिखने की कोशिश करते हैं, a is a factor of b, a r b एक रिलेशन बोला गया है पहले वाले ऑप्शन के केस में, और बोला गया है एक फैक्टर है a b का, मान लेते हैं, मतलब कि b by a बोला गया है और ये फैक्टर है। फैक्टर का मतलब ये इसको डिवाइड कर देगा, यानी कि b बड़ा होना चाहिए। b कैसा होना चाहिए? कम से कम बड़ा होना चाहिए, या बराबर होना चाहिए। दो ही कंडीशन है। देखिए b a फैक्टर है b का, इसका मतलब या तो b इससे बड़ा होना चाहिए, या तो ये 6 हो और ये 2 हो, 2 3 या 6, या फिर ये इसके बराबर तो हो, कम से कम 2 हो, 2 से 2 में डिवाइड हो सकता है, कंडीशन ये भी है। चलिए अब अगर मैं बी आर ए लिखने की कोशिश करूं, बी आर ए रिलेशन से बिलोंग करेगा, जब ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 6 आ जाएगा तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है। ये वाली कंडीशन फुलफिल जब ही हो सकती है जब आपका ए और बी दोनों कैसे हो, इक्वल होंगे, मतलब कि 2 2 से इक्वल होगा। तो ए आर बी तो सबका इसका भी बिलोंग कर गया, लेकिन बी आर ए को बिलोंग जब करेगा जब ए कैसा हो गया आपका बी के इक्वल होगा, ये कंडीशन जब भी फुलफिल होगी। तो ये वाला केस भी आपका कैसा हो गया, सॉरी पहला वाला केस कैसा हो गया आपका एंटी सिमेट्रिक। ठीक, ये आपका फोर्थ केस कैसा हो गया, ये भी आपका एंटी सिमेट्रिक। ठीक, मुझे लग रहा है ये वाला केस और ये वाला केस तो बिल्कुल सेम ही है, बस इसमें पावर की टर्म लगा दी है। अगर a लेस देन इक्वल्स टू b है, पावर से और लेस देन इक्वल्स टू में कोई खास अंतर तो आने वाला नहीं है।
अगर पावर आपकी a की पावर और b की पावर, a और b क्या बोल रखे हैं, पावर बोल रखी है, ठीक। पावर भी तो एक संख्या ही आने वाली है, ऐसा तो है नहीं कि पावर कुछ अलग ही कुछ आ जाएगा, पावर भी तो एक नंबर ही आएगा, 2 पावर है, 3 पावर है, 5 पावर है, कुछ भी पावर हो। पावर का मतलब नंबर ऑफ सबसेट की बात कर रखी है बेटा, पावर का मतलब नंबर ऑफ सबसेट, आप इस बात को जानते हैं। पावर हमने पढ़ा रखी है, पावर का मतलब नंबर ऑफ सबसेट के लिए बोला है, तो नंबर ऑफ सबसेट की जो काउंटिंग आएगी वो या तो इसकी इससे कम होगी या इससे बराबर होगी, ठीक। जब हम ए आर बी लिखेंगे, कैपिटल ए आर बी, तब आप लिख सकते हैं कि ए लेस देन होगा बी से। चलिए मान लेते हैं ए का जो सबसेट आया वो आया 5 और इसका सबसेट आया 3, लेकिन जब आप बी आर ए लिखेंगे तब, ठीक, 5 नहीं बेटा, इसे 3 लिखो क्योंकि ये छोटा या बराबर लिखा हुआ है, 3 और 5। जब आप बी आर ए लिखेंगे तब तो b लेस देन इक्वल्स टू a आएगा, और क्योंकि आपने ये वाला आपने 5 मान रखा है, तो क्या 5 3 से छोटा या बराबर हो सकता है? 5 3 से छोटा या बराबर नहीं हो सकता, ठीक। तो नंबर ऑफ सबसेट के ऑप्शन को ना देखते हुए अगर हम ये बोले कि ये दोनों जब ही फुलफिल होंगे जब ये 3 हो और ये 3 हो, कम से कम इक्वालिटी को तो होल्ड करेगा, ये 3 हो और ये भी 3 हो, ठीक। तो ये वाला केस भी आपका संभव है जब पावर सेट यानी कि नंबर ऑफ सबसेट की संख्या आपकी कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो ये वाला भी आपका केस एंटीसिमेट्रिक है। इसकी बात करते हैं, L1 पैरेलल टू L2। चलिए L1 R L2 और L1 पैरेलल है L2 के, ठीक। L2 R L1, एक दूसरी लाइन है L2 पैरेलल है L1 के, ठीक। ये क्लियर है? ये दोनों रिलेशन फुलफिल कर रहे हैं कि एक लाइन है, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, और ये दोनों एक दूसरे की कैसी चल रही है, पैरेलल रेलगाड़ी की पटरी की तरह। अब ये दोनों जब एक दूसरे के साथ पैरेलल चल रही है तो ये तो पहली बात ही क्लियर होगी कि ये दोनों कम से कम सिमेट्रिक तो है, लेकिन ये जरूरी थोड़ी कंपल्सन थोड़ी है कि L1 और L2 का जो साइज हो वो बराबर हो। L1 और L2 बराबर थोड़ी है, बराबर होने का मतलब क्या, ये इससे कोइंसाइड कर रही है, कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर एक करके चल रही है, वो भी कंडीशन नहीं बोल रखी इन्होंने, बोला है पैरेलल है। पैरेलल का मतलब पैरेलल ना तो वे कोइंसाइड है, ठीक, और इक्वल का मतलब इक्वल भी नहीं बोल रखी है, वे दो पैरेलल लाइन जा रही हैं। ये केस आपका एक ट्रेपेजियम में भी संभव हो सकता है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन इक्वल थोड़ी है, ठीक, और लाइन भी अलग अलग है, ठीक। ये वाला केस आपका किसमें आ जाएगा, सिमेट्रिक वाले में आ सकता है, लेकिन एंटी सिमेट्रिक वाले में संभव नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इसकी हेल्प से आपको कम से कम एंटी सिमेट्रिक पहचानना आ गया होगा कि एंटी सिमेट्रिक पहचानने के लिए ए और बी भी समान होने चाहिए और ए आर बी और बी आर ए भी आपके रिलेशन में होने चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, और 13 नंबर क्वेश्चन है, द रिलेशन लेट R1 be a relation defined in the set of real number by AR1B equals to 1 plus AB greater than 0, then R1 is ऑप्शन में दे देता हूं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। इक्विवेलेंस रिलेशन, दूसरा है ट्रांजिटिव, तीसरा है सिमेट्रिक, और फोर्थ है एंटी सिमेट्रिक, ठीक।
देखिए बेटा इसे करने की कोशिश कीजिए, 1 मिनट में इंक डाल लेता हूँ बस। तो सबसे पहले इन्होंने रिफ्लेक्सिव का तो ऑप्शन दिया नहीं है, फिर भी रिफ्लेक्सिव चेक तो करना ही पड़ेगा हमें, रिफ्लेक्सिव वाला केस चेक करना पड़ेगा। तो रिफ्लेक्सिव वाले केस में क्या होता है, बात कैसे आ गई, ए आर ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ये हम लिखते हैं। ए आर ए बिलोंग्स टू रिलेशन का मतलब अगर मैं इसमें रखूं 1 प्लस ए इंटू ए यानी कि 1 प्लस ए स्क्वायर, क्या ये वाली टर्म ग्रेटर देन 0 होगी? ए स्क्वायर तो आपको पता ही है, आप इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू रखिए या पॉजिटिव वैल्यू रखिए, ये हमेशा कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। ये 1 पॉजिटिव दे ही रखा है, मतलब ये वाली टर्म तो हमेशा वैलिड है, ठीक। मतलब कि ये रिफ्लेक्सिव तो है ही, कम से कम रिफ्लेक्सिव है, ठीक। अब मैं बात करता हूं सिमेट्री की। ए आर बी रिलेशन में है तब आपने लिखा 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, ठीक। अगर मैं लिखता बी आर ए बिलोंग्स टू रिलेशन तब 1 प्लस बी ए क्या ग्रेटर देन 0 है? जब पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, तो क्या 1 प्लस बी ए ग्रेटर देन 0 नहीं होगा? जबकि बी ए क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल में ए बी लिखा हुआ है, एक साथ ही तो लिखे हुए हैं। तो जो वैल्यू यहां पर है 1 प्लस ए बी की, क्योंकि ये बड़ा है तो दूसरे वाले कंडीशन में तो अपने आप ही बड़ा हो गया, तो ये वाला केस सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है, ठीक। तो सिमेट्रिक वाला ऑप्शन तो ठीक है। एक बार ट्रांसिटिव और चेक कर लेते हैं, ठीक। एक बार ट्रांसिटिव और चेक कर लेते हैं। जब वैल्यू मल्टीप्लाई में हो, याद रखेंगे इस बात को हमेशा, जब वैल्यूज मल्टीप्लाई में दे रखी हो रिलेशन की, तो एक बार वैल्यू नेगेटिव में, एक बार वैल्यू पॉजिटिव में जरूर ले जाकर के देख लें, ठीक। चलिए चेक करते हैं। ए आर बी बिलोंग्स टू रिलेशन में एक बार आप चेक करेंगे, एक बार बी आर सी बिलोंग्स टू रिलेशन में एक बार आप चेक करेंगे, और फिर आपको चेक करना है ए आर सी बिलोंग्स टू रिलेशन में, ठीक। चलिए ए आर बी चेक कर लेते हैं। ए आर बी में मैं लेट कर लेता हूं 1 ए की वैल्यू मैं लेट सपोज कर लेता हूं, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1/2 और सी की वैल्यू सपोज करो -1 ले लेते हैं। ये हमने नेगेटिव और पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि जब मल्टीप्लाई आते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव ले लेना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे आंसर वाली बात है, क्योंकि एग्जाम चल रहा है। 1 प्लस ए की वैल्यू आपने सपोज करो 1 ली और बी की वैल्यू 1/2, तो 1 प्लस 1/2 यानी कि 3/2 आ गया, ये हमेशा आपका ग्रेटर देन 0 होने वाला है। चलिए पहला वाला केस कंडीशन फुलफिल हो गई, ठीक। दूसरे वाले केस को देख लेते हैं। आपने सी माइनस में माना है 1 प्लस आर कितना है, आप बी है आपका 1/2 इंटू -1, तो ये आया 1 - 1/2 यानी कि 1/2 आ गया। कैसा 1/2 आ गया? 1/2 कैसा है आपका ग्रेटर देन 0, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल। अब हम ए आर सी और चेक कर लेते हैं। 1 प्लस ए सी ग्रेटर देन 0 वाला केस, 1 प्लस ए की वैल्यू आपने रखी है 1 और बी की वैल्यू रखी है -1। 1 - 1 कितना आ गया आपका, ये वाली टर्म आ गई 0। क्या ये 0 ग्रेटर देन 0 है? जो तीसरा वाला केस था ए आर सी वाला, जब हमने 1 और -1 लाने की कोशिश कर दी तब ये 0 आ गए, 0 से बड़ा तो आया नहीं। तो इस कंडीशन में जो तीसरा वाला केस था वो होल्ड नहीं कर पाया, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव बिहेवियर को नहीं रखता। जब ट्रांजिटिव को नहीं रखता तो इसको नहीं रखता, और एंटीसिमेट्रिक तो अपने आप ही गायब हो गया। चलिए तो ये केस आपका हो गया सिमेट्रिक वाला केस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। की तरफ चलते हैं और ये है आपका एक सेट जो कि इंटीजर्स में है फॉर ABC बिलोंग्स टू S, और एक रिलेशन बोला है ARB में
इफ एंड ओनली इफ a minus b less than 1 है, देन ये आपके ऑप्शन है r is not reflexive, r is not symmetric। और अगर रिलेशन कुछ इस प्रकार से हो कि a और a दिया हुआ है, यानी कि b की जगह a दिया हुआ है और a belongs to integer है, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाएगा। r is not an equivalence relation। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। हालांकि ऐसा केस हमने पहले भी करा रखा है, तो इसको तो देखकर ही अंदाजा लग जाता है कि आपका रिफ्लेक्सिव नेचर का तो साफ पता चल रहा है। जब आप a और a का रिलेशन देखते हैं तब तो a माइनस a की वैल्यू जो आ जाएगी वो 0 आ जाएगी, और जो कि लेस देन 1 है, तो पहला वाला केस तो साफ साफ दिखाई दे गया। लेकिन जब r is not reflexive, सिमेट्रिक वाले केस की बात करें या इस वाले केस को भी, इक्विवेलेंस नेचर को भी देखने की कोशिश करें, तब तो a और b की बात करेंगे तो a माइनस b लेस देन 0 है, ठीक। लेकिन जब इस केस में इन्होंने बोला है कि b की वैल्यू क्या है, आपके a के बराबर ही है, तो जब आप b की वैल्यू अगेन a ही लेने वाले हैं तो उसकी वैल्यू भी 0 आएगी। तो b माइनस a जब आप करेंगे, यानी कि b रिलेशन r निकालेंगे, b r a सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तब वो भी आपका, क्योंकि जो b है आपका a ही है, तब तो a माइनस a ये भी आपका लेस देन 0 आ जाएगा, यानी कि लेस देन 1 आ जाएगा बेटा, यानी कि इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक। तो ये वाला केस आसानी से संभव हो जाएगा क्योंकि a और b इन्होंने इक्वल बोल रखे हैं। अगर a r b b r c और a r c के भी चेक करें, अगर ट्रांजिटिव नेचर को चेक करना चाहते हैं, a r b वाला बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b r c बिलोंग्स टू रिलेशन, तो आपको चेक करना होता है क्या a r c रिलेशन में है। ये कंडीशन इन्होंने साफ साफ इन्होंने एक चीज में क्लैरिटी दे दी है कि a b की जगह लेगा, b c की जगह ले लेगा, सीधी सी बात है। यानी कि a अगर आपका a है और b भी आपका a है, और b अगर a है तो c भी आपका a है। अगर तीनों केस में ही आपके इक्वल आ रहे हैं तो उस केस में सीधी सी बात है, जब ये आपका a माइनस a 0 होने वाला है तो तीनों केस में ही, ये वाला केस में भी 0 लेस देन 1 आ जाएगा, तो ये अपने आप ही इस तरह ही a माइनस a जो कि 0 लेस देन 1 आ जाएगा। इसमें जो एक कंडीशन अच्छी वाली दे रखी है वो ये है कि a माइनस a की वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी। Let R be a relation on a set n, let R be a relation on a set n defined by x y belongs to natural number and x plus y equals to 41। तो ये बताना है आपको ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, या इक्विवेलेंस है, ये आपका केस है। और एक्स वाई जो है वो दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। आप जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं आपके स्टार्टिंग विद 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट तक चलते हैं। अगर आपको x और y का सम 41 लिखना है तो आप इन, क्योंकि x और y अलग अलग तरीके से डिनोट किए गए हैं तो आप अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक। तो 1 कोमा अगर आपको 40 लिखना हो तब, 2 कोमा 39 लिखना हो तब, 3 कोमा 38 लिखना हो, 4 कोमा 37। तो ये जो केस दिया हुआ है ये कुछ इस प्रकार का दिया हुआ है कि इन दोनों का सम कितना आना चाहिए, 41। x और y का सम 41, 1 + 40 41, 2 + 39 41, 3 + 38 41। ये एक आसान केस है। अगर हम इसका ठीक से ऑब्जर्वेशन में करें, जब इसका सबसे लास्ट में भी लिख रहे होंगे तब आपको पता चलेगा, जब लास्ट में 40 आएगा यहां पर तो 40 के साथ लगाने के लिए 1 चाहिए होगा। जब 39 आएगा तो 39 के साथ लगाने के लिए 2 चाहिए होगा। 38 आएगा तो 38 के साथ लगाने के लिए 3 चाहिए होगा। क्या 41 एक ऐसा नंबर है, क्योंकि ये ओड नंबर दे रखा है, तो किसी दो नेचुरल नंबर का सम करके, एक जैसे नंबरों का सम करके क्या 41 आ सकता है कि 2 + 2 4 हो जाता है? जैसे 41 ऐसा संभव नहीं।
तो उस केस में अगर आप देखें कि 1 और 40 ARB रिलेशन को दिखा रहा है, किसको? ARB रिलेशन को दिखा रहा है, और 40 और 1 किसको दिखा रहा है? ये BRA के रिलेशन को दिखा रहा है। तो ARB बिलोंग्स टू द रिलेशन, BRA बिलोंग्स टू द रिलेशन। ये दो रिलेशन आपके संभवतः पूरी तरह से कंफर्म हो रहे हैं, तो ये आपका सिमेट्रिक नेचर का है। अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव का मुझे ऐसा एक भी केस नजर नहीं आ रहा कि जिन दोनों नंबरों को जोड़ करके आपका 40 बना जाए। रिफ्लेक्सिव नेचर आप जानते हैं कि सपोज करो इनका सम 4 होता तो आप डायरेक्टली लिख देते 2,2 4, ठीक। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नेचर को शो कर सकता था कि ARA वाला रिलेशन, तो वो वाला केस, ये वाला तो डायरेक्टली खत्म हो जा रहा है। अगर ट्रांसिटिव की चेक करें कि ARB और BRC और ARC वाला ये दोनों रिलेशन में हैं, तो ये भी होगा। अगर आप इसको पूरी तरीके से लिख के ऑब्जर्वेशन में करेंगे तो ये वाला केस भी आपको दिखाई नहीं देगा इसके अंदर, ठीक। फिलहाल ये इजीली आसानी से आप महसूस कर पा रहे होंगे कि ARB और BRA या 2 और 39 और 39 2 ये केस आपका आसानी से सिमेट्रिक हो पा रहा है। अगर किसी भी केस में सम वाला केस आ रहा है तो वो आसानी से सिमेट्रिक नेचर को दिखाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। एक और केस इसमें ऑब्जर्वेशन में लाएंगे, क्योंकि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा था तो आसानी से हो गया। अगर नेचुरल नंबर से बिलोंग ना करने वाला क्वेश्चन आ जाए तो उस केस में थोड़ी समस्या आ सकती है, ठीक। तो नेचुरल नंबर से बिलोंग ना करे ऐसा कोई क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, फॉर रियल नंबर, बेटा इस टर्म पे ध्यान रखिएगा, रियल नंबर x एंड y। क्वेश्चन में जो ये वर्ड लिखे रहते हैं रियल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, इनकी बहुत ज्यादा कॉस्ट होती है, इसको आप अच्छे से पढ़ें। डिफाइन ए रिलेशन आर x और y if and only if x minus y plus root 2 is an irrational number, then R is ऑप्शन में लिख देता हूं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस, फोर्थ है एंटीसिमेट्रिक। चलिए इन चारों ऑप्शन में से आपको एक तो अब तक नजर आ गया होगा आसानी से। एक्स आर वाई दिया हुआ है आपका, एक्स आर वाई का जो रिलेशन बिलोंग्स टू रिलेशन बोला है, और ये रिलेशन दिया हुआ है एक्स माइनस वाई प्लस रूट 2। सबसे पहले आप रिफ्लेक्सिव नेचर चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव नेचर का मतलब एक्स आर एक्स ही चेक करेंगे, और एक्स आर एक्स जब आप चेक करेंगे तो एक्स वाई की जगह पर आप एक्स रखेंगे प्लस रूट 2, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचा रूट 2। ये आपका इर्रेशनल नंबर को दिखा रहा है, किसको? इर्रेशनल नंबर। और आप रूट 2 को जानते हैं कि रूट 2 आपका इर्रेशनल नंबर ही होता है, रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर। तो ये वाला केस संभवतः सही है, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है। अगर हम सिमेट्रिक नेचर की बात करें, इन्होंने एक संभावना को खत्म कर दिया है यहां पर रियल नंबर खोल करके, कि रियल नंबर में क्या क्या चीज शामिल हो जाते हैं। रियल नंबर में नेगेटिव इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के सभी नंबर शामिल हो जाते हैं, उसमें आपके रैशनल और इरैशनल सभी नंबर हो सकते हैं। मैं कोई उदाहरण के तौर पर ले लेता हूं, 1 और रूट 2 मान लेते हैं x और y की वैल्यू, लेट्स सपोज कर लेते हैं, ठीक। क्योंकि इन्होंने रियल बोला है तो ऐसा करते हैं, रैशनल लेते हैं कि रैशनल लेते हैं। ये वाला आपने 1 ले लिया, ये वाला आपने रूट 2 ले लिया। जब मैं x और y निकालने की ही कोशिश करूंगा तब, तो x माइनस वाई प्लस रूट 2, तब 1 y की वैल्यू आपने रूट 2 ली है और ये प्लस का रूट 2 लिया। हमने ये संख्या इसलिए ली क्योंकि ये इन्होंने रियल नंबर से बिलोंग करने वाला बताया है। अगर ये रियल नंबर की जगह नेचुरल नंबर होता तो हम रूट 2 लेने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, फिर हमें 1 2 3 4 5 6 ही लेना था, है ना। तो रूट 2 से वाला रूट 2 कैंसिल हो गया, ये बना गया। जब ये रिलेशन किस में होगा? जब ये रिलेशन एक रियल नंबर में है, उस केस में रूट 2 से रूट 2 गायब हो गया, बना गया।
और 1 आपका इरेशनल नंबर नहीं है, इट इज नॉट एन इरेशनल नंबर। तो सिमेट्रिक वाला केस सिरे से खारिज हो गया, रिफ्लेक्सिव वाला केस खत्म हो गया, इक्विवेलेंस अपने आप ही समाप्त हो जाएगा, और एंटी सिमेट्रिक तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है भी क्या, ठीक। क्योंकि जब ये सिमेट्रिक ही नहीं है तो फिर एंटी सिमेट्रिक होने का कोई औचित्य बनता नहीं है, ठीक। ये केस हो गया बेटा। नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। तो आपको इस चीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी रही, इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी रही कि ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसी आधार पर इस क्वेश्चन की दिशा इसने तय कर दी, रियल नंबर नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं हम, और इसमें हमने लिखा है क्वेश्चन, आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट ए कंटेनिंग 6 एलिमेंट। कोई एक सेट है जिसके अंदर 6 एलिमेंट है, मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, ये 6 एलिमेंट है। देन मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर दैट आर शुड कंटेन। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होगा, ये आपसे सवाल पूछा गया है। मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर, आपको याद है यहाँ पे मिनिमम शब्द की कॉस्ट ज्यादा है। आप जानते हैं कि ऑर्डर पेयर होता क्या है आपका, अगर ए दिया हुआ है तो ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं हम, तो वो हमारा कुछ ना कुछ एक केस बनाता है सेपरेट। यदि ए के अंदर पी एलिमेंट है और बी के अंदर क्यू एलिमेंट है, तो आप बताते हैं कि ए क्रॉस बी के अंदर पी क्यू एलिमेंट आते हैं, ठीक। अगर नंबर ऑफ रिलेशन पूछता, नंबर ऑफ रिलेशन, तो आप कहते थे कि नंबर ऑफ रिलेशन नंबर ऑफ सबसेट के बराबर होते हैं, और नंबर ऑफ सबसेट आपके आप 2 की पावर n जैसी टर्म, यानी कि जिसको आप n into n 2 की पावर n स्क्वायर भी आपने कहा है, या 2 की पावर p क्यू भी आपने कह रखा है, ऐसी एक टर्म के साथ हम इसे दिखाते थे, है ना। ये वाले केस पर हालांकि हमने क्वेश्चन किए, लेकिन मिनिमम नंबर वाला केस नहीं किया है। मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, ए के अंदर मान लेते हैं 6 एलिमेंट हैं, अगर ये किसी और के साथ ऑर्डर पेयर बनाता है, अगर उसके अंदर कितने भी एलिमेंट हो, मान लेते हैं इसके अंदर 6 एलिमेंट हैं, तो कम से कम हर एक के साथ एक रिलेशन तो तैयार करेगा ही। अगर इसे रिलेशन तैयार करना है किसी और के साथ, तो कम से कम उसमें एक एलिमेंट तो होगा ही, जब भी तो मिनिमम होगा। अगर एक भी एलिमेंट नहीं हुआ, सपोज करें खाली है, यानी कि एक 5 को शो कर रहा है, एक एम्प्टी सेट है, तब तो रिलेशन तैयार ही नहीं होने वाला। तो कम से कम एक एलिमेंट हर एक के अंदर होना चाहिए। तो एक के अंदर 6 एलिमेंट, दूसरे वाले के अंदर कम से कम एक एलिमेंट होगा, तो 6 1 जा 6, तो 6 एलिमेंट तो कम से कम इसके अंदर होने ही चाहिए। तो ऑर्डर पेयर के अंदर की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 6, ठीक। ये आसानी से हो सकता है आपका। अगर नंबर ऑफ रिलेशन पूछा जाता तब भी आप आसानी से कर सकते थे। तो नंबर ऑफ रिलेशन अगर मिनिमम पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ रिलेशन कितना हो जाएगा, 6 into 1 2 की पावर 6 आप कह सकते हैं। नंबर ऑफ रिलेशन मतलब मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशन, मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशन, तो वही हो जाएगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ रिलेशन पूछा जाए, मिनिमम नंबर ऑफ रिलेशन ना पूछा जाए, तो उस केस में जब n एलिमेंट होते हैं तो हमने बता रखा है 2 की पावर n स्क्वायर, ये वाला केस लग जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये वाले क्वेश्चन हमने बेटा पहले भी करा रखे हैं, बस मिनिमम वाला केस ये अभी आया था तो इसलिए हमने लिखा, इस सवाल को शामिल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 18, a equals to a0 so that a belongs to natural numbers. R is a relation from A to N. R is a relation from A to N by R. इसे यहां लिख देता हूं R. Then R inverse 5 dot R inverse 2 कितना होगा, is equals to पूछा है, और ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपके। ऑप्शन है R इनवर्स 7, R इनवर्स 10, R10 और R इनवर्स 3। ये केस है, देखिए जरा,
एक रिलेशन लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में है और एक सेट भी कुछ मैट्रिक्स की फॉर्म में मुझे दिखाई दे रहा। आप जानते हैं कि A0 A ये एक रिलेशन है और इसकी वैल्यू उन्होंने A दे रखी है। हमें R इनवर्स 5 निकालना है। पहले R5 तो निकालने की कोशिश कर देते हैं। R5 0 0 5 की वैल्यू क्या आ रही है 5। ठीक, अगर इसे मैं ठीक से लिखने की कोशिश करूं 0 5 0 0 5 को ही, अगर मैं इसका ये आपका R दिया हुआ है, इसे R इनवर्स निकालने की कोशिश करूं तो आप बोलेंगे x का y कर दीजिए सर। किसका? x का y कर दीजिए 0 5 5 0 0 5 5 0। तो अगर इसमें से मैं 5 निकाल लूं तब ये क्या बचेगा 0 1 1 0 0 1 1 0। और अगर इसके जो रो है उसको एक्सचेंज कर दें, रो 2 को रो 1 में भेज दें, रो 1 को रो 2 में भेज दें, तो क्या लिखा हुआ है 5 1 0 0 1 5 1 0 0 1। अगर इसे ठीक से देखा जाए तो ये R इनवर्स 5 जो है वो क्या लिखा हुआ है 5 इनटू ये जो 1 0 0 1 है किस चीज को दिखाती है? आइडेंटिटी टर्म को, I को, I मैट्रिक्स यानी कि 1 0 0 1 जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो R इनवर्स 5 की वैल्यू कितनी आई 5 आई। इसी तरीके से R इनवर्स 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आई। तो ये कितना आ जाएगा 10 आई। 10 आई का मतलब 10 1 0 0 1 10 आया और 1 0 0 1 ये वाला रिलेशन किस चीज को दिखा रहा है? R इनवर्स 10 को, R इनवर्स 10 को। हालांकि ये इजी केस था, देखने से भी आसानी से हो सकता है। R इनवर्स 10 को ये दिखा रहा है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने 5 0 0 5 की वैल्यू जो आपकी 5 के बराबर दे रखी है या a के बराबर दे रखी है उसकी हेल्प से R इनवर्स निकाल लिया है 5 निकाल करके रो को एक्सचेंज करने वाले नियम से। ये आपका जब मैट्रिक्स आएगा तब इसे हम आसानी से क्लियर कर पाएंगे कि ये हुआ कैसे है। ठीक, चलिए, अगर आपने अब तक मैट्रिक्स नहीं पढ़ी है तो इस चीज से इतनी स्ट्रेस्ड आउट होने की आवश्यकता नहीं है कि ये मैट्रिक्स वाला ये क्वेश्चन नहीं हुआ। तो इस पे इसके लिए थोड़ी सी मैट्रिक्स आनी जरूरी है बस। तो मैट्रिक्स वाले केस जब हम कर लेंगे तो उसके बाद ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। R is a relation greater than or equals to greater than or equals to greater than or equal from A equals to 1 2 3 4 to B equals to 4 5 6, then find R inverse। then R inverse क्या होगा ये आपको निकालना है, निकालिए। R एक रिलेशन है इससे इसमें, लेकिन रिलेशन क्या लिखा हुआ है? रिलेशन दिया हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, या तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। तो A का B में रिलेशन है यानी कि A क्रॉस B का रिलेशन आपको बताइए बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, लेकिन A या तो बड़ा है, सॉरी जो B है वो आपका बड़ा है या फिर छोटा है, इक्वल है। ठीक, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। चलिए देखेंगे, अगर मैंने सपोज करो A को 2 लिया, A को 2 लिया और B को 4 लिया, तब ये वैल्यू कुछ लग रही है अच्छी सी। जब आपने A को 4 लिया और B को 2 लिया तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं कर रहा कि ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। A को बोला एक्स्ट्रा लेना है, हमेशा फालतू होना चाहिए। जब आपने A को 3 लिया, A को 5 ले लिया, तब भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। लेकिन इसमें कौन सा केस अप्लाई हो रहा है? जब 4 है और यहां से भी कितना आ रहा है 4। जब 4 और 5 भी अगर आप लेंगे तो भी ये छोटा हो जाता है, तब भी ये कंडीशन आपकी वैलिड नहीं बैठ रही है। तो बस इसमें कितने केस आने वाले हैं? 4,4 R में आने वाले हैं। तो आपका ये R आ गया तो R इनवर्स कितना आ जाएगा? 4,4 ही R इनवर्स भी आ जाएगा। जानते हैं ये X है ये Y है, Y को बस X की जगह पे एक्सचेंज कर देना है।
4,4 ही आपका आंसर आ गया। अगर इसके अंदर एक और एलिमेंट अगर दे दिया होता, सपोज करो 1 2 3 4 5 भी दे दिया होता, तब रिलेशन जो आ जाता वो कुछ इस बिहेवियर पर होता कि 4 को लेते और 4 को लेते, 4 को लेते और 5 तो इधर से जा रहा नहीं है, फिर इधर से आ जाता 5 और 4, 5 और 5, एटलीस्ट 3 ये रिलेशन हो जाते जो कि ग्रेटर देन, ये बड़ा है या इक्वल है, बड़ा है या इक्वल है। तो इक्वल वाले इक्वालिटी को भी होल्ड कर रहे हैं और बड़ी वाली इक्वालिटी को भी होल्ड कर रहे हैं। तो ग्रेटर वाला पार्ट और इक्वल वाला पार्ट दोनों को इन्होंने होल्ड किया है। इस वाले केस में केवल 4 और 4 ही आंसर है। अगर ऐसा कोई केस दिया होता तब उस केस में ये दोनों 3 आंसर आपके आ जाते। फिलहाल आपका इसका आंसर है r इनवर्स की वैल्यू 4,4 आ गई है। ये आपका r आया है। अगर आपको इसमें भी r इनवर्स निकालने की इच्छा हो तो आप इसे आसानी से लिख सकते हैं 4,4 4,5 5,5। ठीक।